हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था वैदिक सभ्यता, या जिसको आप वैदिक काल भी कहते हैं। तो इस पे मैंने अभी तक 2-3 वीडियो बना दिया है और आज हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक काल को मैंने आपको बताया था 2 भागों में बांटा जाता है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब ऋग वैदिक काल की पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। हम देखेंगे समाज कैसा था, परिवार कैसा होता था, वर्ण व्यवस्था क्या थी उस समय। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सामाजिक व्यवस्था, और ये ऋग वैदिक काल है, याद रखिएगा ऋग वैदिक काल। अभी हम उत्तर वैदिक काल नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऋग वैदिक समाज का आधार क्या था? परिवार था। परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक, जिसमें पिता अथवा बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। परंतु यह भी ध्यान रखने बात है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। हालांकि हम लोग एक अलग वीडियो में महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जानिए कि महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर हम पूरे इतिहास में देखें, भारतीय प्राचीन इतिहास में या पूरे इतिहास में देखें, प्राचीन की बात ना करें, पूरे संपूर्ण भारतीय इतिहास की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति महिलाओं की ऋग्वैदिक काल में ही थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर जायदस्तम शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है पत्नी ही गृह है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि पिता के अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था। यानी पिता का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता था, वो परिवार का मुखिया होता था और उसके पास बहुत सारे अधिकार होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी सभी लोग एक ही साथ रहते थे। परिवार बहुत बड़े होते थे, जिसमें मात्र एवं पितृ दोनों पक्ष के लोग साथ साथ रहते थे। यानी माता के भी वंशज और पिता के भी वंशज दोनों साथ रहते थे। अब एक शब्द का वर्णन मिलता है, नेत्र। नेत्र शब्द चाचा चाची, नाना नानी आदि संबंधों के लिए प्रयुक्त होता था। परिवार में वधू की विशेष महत्ता थी। वर वधू को सम्मिलित रूप से अर्ध कहा जाता था। ऋग्वेद के सूक्त 8वें से ज्ञात होता है कि नवविवाहिता वधू अपने पति के घर में सास, ससुर, देवर, ननद के ऊपर अधिकार रखने वाली सामग्री बन जाती थी। यानी वधू का, यानी बहू जो होती थी, उसका महत्व ज़्यादा होता था। और जब विवाह करके वो घर पे आती थी तो सास, ससुर, देवर, ननद के ऊपर एक प्रकार से प्रभावी हो जाती थी, उसका प्रभाव ज़्यादा रहता था। समाज में 2 तरह के विवाह प्रचलित थे। एक अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष जो होता था उच्च वर्ग का होता था और स्त्री निम्न वर्ग की होती थी। दूसरा था प्रतिलोम विवाह, यानी इसको उल्टा विवाह कहते हैं। इसमें पुरुष जो होता था वो निम्न वर्ग का होता था और महिला उच्च वर्ग की होती थी। जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थीं उनको अमाजू कहते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कुछ महिलाएं ऐसी होती थीं जो शादी ही नहीं करती थीं, तो उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू, ये याद रखिएगा। ब्राह्मण अपने को किसी न किसी आदि ऋषि की संतान मानते हैं। इनमें कल्पित वंश को ही गोत्र कहा जाता है, जिनकी मूल संख्या 7 मिलती है, जैसे भार्गव, आंगिरस, अत्रिय, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त, कौशिक। यानी जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे, ये अपने आप को किसी न किसी ऋषि का वंशज मानते हैं और उन ऋषियों की संख्या 7 थी, तो उन्हीं को गोत्र कह दिया गया। उन्हीं ऋषियों के नाम पर गोत्र का नाम पड़ गया। जैसे कोई ब्राह्मण कहता है कि मैं भार्गव गोत्र का हूँ, यानी उसके जो वंशज हैं वो भार्गव ऋषि थे। कोई आंगिरस कहता है, कोई अत्रिय। तो ये सारी चीज़ें थी। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक समाज में वर्ग विभेद से रहित था। यानी जो वर्ग विभेद से रहित था ऋग्वैदिक समाज। सभी जन के सदस्य समझे जाते थे और सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जन मतलब कबीला, यानी सभी व्यक्ति जो होते थे वो कबीले के सदस्य समझे जाते थे। किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ये प्रारंभ की बात हो रही। प्रारंभ में जन के निर्माण के पूर्व लोगों को आर्य, कृष्टि अथवा चरसड़ी कहा जाता था। यानी जब जन नहीं बना था, जन मतलब कबीला नहीं बना था, कबीले की भावना नहीं आई थी, तो उस समय लोगों को क्या कहा जाता था? आर्य, कृष्टि और चरसड़ी।
आविष्कार से देख लेते हैं क्या होता है। अर्य का शाब्दिक अर्थ होता था उत्पादन सामर्थ्य, यानी जो उत्पादन करता था, चीज़ों को उगाता था। चरसड़ी शब्द का प्रारंभ में यायावर या घुमक्कड़ प्रजा का द्योतक था, यानी ये जो चरसड़ी शब्द था इसका मतलब होता था घूमने वाली प्रजा या घुमक्कड़ प्रजा। जब स्थायी निवास प्रारंभ हो गया तब प्रजा को कृष्टि कहा गया, यानी जो प्रजा स्थायी रूप से रहती थी एक जगह उसको कृष्टि कहा गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना है। देखिए, प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्म, छत्र, विष। विष को वैश्य कहते हैं, छत्र को क्षत्रिय, ब्रह्म को ब्राह्मण। तो पहले अगर देखें तो 3 ही वर्ण की बात मिलती है, 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब आर्य भारत में आए तब उन्हें आर्यों से संघर्ष करना पड़े, यानी कि आर्य आए भारत में तो यहाँ तो अनार्य लोग रहते थे, तो दोनों में संघर्ष हुआ। इसके लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता हुई जो असुरों से उनकी रक्षा करें, यानी कि जो आर्य लोग थे वो अनार्यों को असुर कहते थे, तो जो आर्य थे उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो इस कार्य के लिए उन्होंने अपने में से ही कुछ उत्साही वीरों को चुना और उन्हें छत्र नाम दे दिया, यानी कि जो आर्य थे अपने में से ही उन्होंने कुछ लोगों को छत्र कह दिया और कहा कि तुम हमारी रक्षा करोगे, यानी अपने में से ही एक वर्ग चुन लिया और उसको छत्र नाम दिया। छत्र का अर्थ है छत अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। तो इतना आपको समझ में आया, यानी कि अलग अलग नहीं थे, सब एक ही थे, आर्य ही थे। उन्हीं में से ब्रह्म कुछ हो गए, कुछ छत्र हो गए, कुछ विष हो गए। अब देखिए, ऋग्वेद में छत्र शब्द का प्रयोग सैन्य बल या राज क्षेत्र, जबकि क्षत्रिय का प्रयोग उसमें निवास करने वाले लोगों के लिए हुआ। नायक तथा योद्धाओं को भी क्षत्रिय कहा गया। इसी तरह यज्ञों को कराने के लिए जो व्यक्ति चुने गए उन्हें ब्रह्म कहा गया। यह विद्वान तथा गुणवान लोगों का वर्ग था। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पुरोहित के लिए भी मिलता है। तो यानी ये सारी चीज़ें आर्यों से ही निकली हैं। वैश्य भी आर्य थे, क्षत्रिय भी आर्य थे और ब्राह्मण भी आर्य थे। अब जो शेष जनता बच गई, यानी कि आर्य से कौन कौन निकले? छत्र निकला यानी क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण निकला यानी ब्रह्म, और शेष जो जनता बची उसको विष कहा गया, विष नाम से संबोधित किया गया। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख विविध अर्थों जैसे जनजातीय समुदाय, सन्निवेश, मनुष्यों के समूह, सामान्य प्रजा आदि में किया गया है। आर्य शर्मा का विचार है कि इससे यानी विष से तात्पर्य संचरणशील जनजाति से, जो चरागाहों की खोज में सदा भ्रमण करती रहती थी। कालांतर में यह उत्पादन की प्रक्रिया से संबंध हो गई। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र या विष हो सकते थे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आर्य से ही यानी एक ही परिवार से ही छत्र यानी क्षत्रिय निकले, विष यानी वैश्य निकले, ब्रह्म यानी ब्राह्मण निकले। 3 वर्ण अभी तक आ चुके हैं। अब चौथा वर्ण कैसे आएगा उसको देखते हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों ने अनार्यों को परास्त कर अपने सामाजिक संगठन में उन्हें स्थान दिया, उन्हें शामिल कर लिया, और इस प्रकार कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। यानी युद्ध हुआ आर्यों और अनार्यों में, तो अनार्य लोग हार गए तो उनको भी अपने समाज में शामिल कर लिया गया, उनको शूद्र कह दिया गया। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि शूद्र वर्ण के अंतर्गत केवल अनार्य वर्ण के लोग ही सम्मिलित थे, किंतु इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। देखिए, प्रारंभ में ये माना गया कि भाई जो अनार्य हैं केवल वही शूद्र हैं, लेकिन बाद में इस मान्यता को बदल दिया गया। आर्य शर्मा ने अपनी पुस्तक शूद्रों का प्राचीन इतिहास, इसमें वर्णन किया है कि शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए प्रतिपादित किया कि वस्तुतः इस वर्ग में आर्य और अनार्य दोनों वर्गों के लोग सम्मिलित होते थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप दोनों ही वर्णों में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। बाद में सभी श्रमिकों की समान संज्ञा शूद्र हो गई। पहले ये माना गया कि भाई जो शूद्र हैं वो सिर्फ अनार्य ही हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि दोनों में यानी अनार्य हो या आर्य हो, दोनों में एक श्रमिक वर्ग निकल कर आया और उस श्रमिक वर्ग को ही शूद्र कह दिया गया, यानी दोनों तरफ से शूद्र आ गए।
आर्यों से भी आए और अनार्यों से भी आए। जो श्रमिक थे उनको शूद्र कह दिया गया। ऋग्वेद में उल्लिखित दास दासियों की स्थिति भी इसी प्रकार रही होगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अभिन्न अंगों से बताई गई है। यह कहा गया है कि जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग यानी जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें, हाँ, तो ये वही चीज़ है। यहाँ तक जो है, यहाँ तक वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें जो है नीचे नई लाइन है, परंतु इस समय भी वर्णों में जटिलता नहीं आई थी और वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थे। कहने का मतलब ऋग्वेद में वर्ण तो आ गए थे, 4 वर्ण आ गए थे, यानी वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ये चारों वर्ण अस्तित्व में आ गए थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन वो अभी जो वर्ण था वो जन्मजात ना होकर के व्यवसाय पर आधारित था, यानी कर्म पर आधारित था। यानी एक ही परिवार के लोग क्षत्रिय भी हो सकते थे, ब्राह्मण भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे, शूद्र हो सकते थे। लेकिन जब इसी को हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक दशा पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो समाज है उसकी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाती है। यानी अगर शूद्र के घर में कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो शूद्र ही होगा, ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये चीज़ बदलाव आ जाता है। तो ये जो समाज हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल का, इसमें अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। जैसे आज हम लोगों ने बेसिकली वर्ण व्यवस्था पढ़ा, और आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्त्रियों की दशा कैसी थी समाज में, तो उसको अलग वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा है समाज, तो इसको हम लोग 2-3 वीडियो में देख लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।